हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट DSSB। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पर हम DSSB के PYQ सॉल्व कर रहे हैं जो अभी 2025 और 2026 के एग्जाम्स में आए थे। ये सीरीज़ आपको आपके DSSB PGT, TGT, MTS, दास ग्रेड 2, कोर्ट अटेंडेंट और बाकी सभी एग्जाम्स में बहुत मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अंधेर नगरी चौपट राजा। इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। अंधेर नगरी चौपट राजा। ऑप्शन नंबर 1 है अव्यवस्थित राज्य या समाज जहां व्यवस्था न के बराबर हो। बिल्कुल ठीक। राजा का प्रशासन नहीं, मनमाना शासन नहीं, उजाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा, इस मुहावरे का अर्थ होता है जहाँ अयोग्य शासक हो वहाँ अन्याय होता ही है। मतलब जहाँ का राजा या जहाँ का शासक ही खुद अयोग्य होता है, वहाँ पर आप क्या कहते हैं, न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे अन्याय होता है और अयोग्य नेतृत्व को दर्शाता है ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आलसी का पर्याय नहीं है। बाकी 3 आलसी के पर्यायवाची है, लेकिन इनमें से एक आलसी का पर्याय नहीं है। सुस्त आलसी को कहते हैं, निठल्ला आलसी को कहते हैं जो कोई कार्य ना करे, थलुआ आलसी को कहते हैं, लेकिन स्फूर्त बोलते हैं एक्टिव को, यानी कि जिसका हम अर्थ लिख सकते हैं स्फूर्त के और जो समानार्थी शब्द हो सकते हैं वो सकते हैं जोश, चुस्ती, ऊर्जा, फूर्ति भी कह सकते हैं और हम इत्यादि। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन जाता है। इस वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। समय का सही बिल्कुल ठीक लिखा है, व्यक्ति अपने भाग्य का सही लिखा है, कोई अशुद्धि नहीं है। उपयोग करने वाला बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई अशुद्धि नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा है निर्माता स्वयं बन जाता है। नहीं भाई, वो स्वयं नहीं होता, वो होता है स्वयं, यानी कि खुद से। यानी कि जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने जो उसका निर्णय है वो आपके कर्म करते हैं। आप समय का अगर सही सदुपयोग करेंगे तो आपको जीवन में क्या मिलती है, सफलता मिलती है। आपको अगर अपना भाग्य बनाना है तो आपको समय का सही सदुपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे जो अशुद्धि थी वो थी स्वयं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आश्रय का तत्सम रूप क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन गलत है DSSB की तरफ से। ये जो आंसर की आई थी उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की नहीं थी, रिवाइज्ड आंसर की नहीं दी थी DSSB ने, यही आंसर की थी। इसमें पूछा हुआ है आश्रय का तत्सम रूप क्या है, जबकि आश्रय पहले से ही तत्सम ही है। आश्रय का तद्भव रूप पूछना चाहिए था, और आश्रय का जो तद्भव रूप है वो होगा आसरा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये गलत पूछ रखा है कि तत्सम बताइए, उन्हें पूछना चाहिए था तद्भव। बाकी इसके ऑप्शंस गलत हो गए। यहाँ पे आश्रय का तद्भव रूप होगा आसरा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से गेह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो गेह का अर्थ होता है घर, गेह का अर्थ होता है सदन, गेह का अर्थ होता है भवन, गेह का अर्थ होता है निलय भी कह सकते हैं हम गेह को। गेह को हम आवास भी कह सकते हैं, और इम्पॉर्टेंटली गृह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे निकेतन भी होता है गेह का मतलब, भवन भी होता है, सदन भी होता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं होता, क्योंकि दरवाज़ा तो घर का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पे जो गेह का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दरवाज़ा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निर्दय का विपरीतार्थक शब्द होगा। हमें निर्दय का विपरीतार्थक शब्द बताना है। निर्दय यानी कि जिसके हृदय में दया ना हो, यानी कि अगर हम इसका समानार्थी शब्द बताएं यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं दयाहीन। तो हमें इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो वो होगा सदय। सदय का मतलब क्या होता है, जिसके हृदय में दया हो,
मतलब जिसमें दया हो उसे बोलते हैं सदेय। अभय किसे बोलते हैं? अभय बोलते हैं जिसे किसी का डर ना हो, जिसे किसी का डर ना हो, डर ना हो, ठीक है। हृदय किसे बोलते हैं? ये तो शरीर का एक अंग होता है। और निर्भय किसे बोलते हैं? निर्भय बोलते हैं जिसे डर ना लगता हो, जिसे डर ना लगता हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित मुहावरे का सटीक अर्थ चुनिए। हाथ मारना, हाथ मारने का अर्थ होता है छीन लेना, किसी से क्या कहते हैं, अनुचित तरीके से छीन लेना, अनुचित तरीके से छीन लेना, अनुचित ढंग से। परेशान करना नहीं होगा इसका अर्थ, प्राप्त होना नहीं होगा। कोशिश करना प्राप्त होने को कभी कभी मान लेते हैं हाथ मारना, लेकिन अगर इसका सही अर्थ देखा जाए तो वो छीन लेना ही होगा। कोशिश करने को बोलते हैं हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। श्रृंग का तद्भव रूप कौन सा है? सौंग नहीं, अशुद्ध लिखा है। सींग नहीं, सींग। श्रृंग का तद्भव रूप होगा सींग। तत्सम, श्रृंग जो है वो तत्सम शब्द है, तत्सम रूप है जो संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के जिन शब्दों को बदलकर हम हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं वो बोलते हैं तद्भव, और जो श्रृंग का तद्भव रूप यहाँ पे होगा वो होगा सींग। यहाँ पे भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है ऑप्शन नंबर 4 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से नग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो जो नग का अनेकार्थी शब्द होगा वो होगा पर्वत। नग का मतलब होता है पर्वत, पर्वत को हम नग कहते हैं, पर्वत कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं, गिरी भी कहते हैं, सॉरी गिरी भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं, भूधर भी कहते हैं, महीधर भी कहते हैं। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा के हमारे जो अनेकार्थी शब्द वो होंगे शशि, मयंक, राकेश, सुधाकर, सोम। रात्रि, रात्रि के हमारे होंगे रात, निशा, निशी, रजनी, शर्वरी। और दिवस का तो आपको पता ही होगा, दिन, दिवा, वास, वासर, याम, ये सब दिवस के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित पद में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, यानी कि हमें यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धि हमें पहचाननी है। यह रास्ता दुर्गम है, तो यहाँ पे जो दुर्गम की स्पेलिंग है, जो वर्तनी है वो गलत लिखी गई है। दुर्गम की जो सही वर्तनी वो होगी दुर्गम। द पे छोटे ऊ की मात्रा, ग पे री म, दुर्गम। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11। हाथ और टैक्स किस शब्द के अनेकार्थी है? तो हाथ और टैक्स किस शब्द के अनेकार्थी है? तो यहाँ पे जो कर है, कर का अर्थ होता है हाथ और कर का अर्थ होता है टैक्स। कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। कर्म, कर्म का अर्थ होता है काम या क्रिया, काम या क्रिया, काम या फिर क्रिया को भी हम कर्म कह सकते हैं, ठीक है। हस्त, हस्त जो है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका जो सही रूप होगा वो होगा हस्त, जिसका अर्थ होता है हाथ। कर्ण भी एक अनेकार्थी शब्द है। कर्ण का मतलब कान भी होता है। और कर्ण महाभारत में एक पात्र का नाम भी क्या था? कर्ण था। महाभारत में एक पात्र का नाम भी क्या था? कर्ण था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राजपूत शब्द का तत्सम रूप पूछा है हमसे। तो राजपूत राजा को तो नहीं कहेंगे। राजपूत एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप हमसे पूछा गया है। तो राजपूत का तत्सम रूप होगा राजपुत्र। पुत्र को पुत्र बोलते बोलते क्या बन गया है? पुत्र बोलते बोलते पूत बन गया है। राजकुमार नहीं होगा, राजनंदन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए विकल्पों में से थोक का सटीक विलोम शब्द बताना है हमें। थोक का, तो थोक का क्या मतलब होता है? जब हम बड़ी मात्रा में किसी सामान को एक साथ बेचे या खरीदे
तो बोलते थोक में सामान खरीदा है या हमने थोक में सामान बेचा है, यानी कि बड़ी मात्रा में एक साथ। जबकि इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा फुटकर। फुटकर का अर्थ होता है जब हम कम मात्रा में एक एक करके किसी वस्तु को बेचे या खरीदे। मोल नहीं होगा, बहुत नहीं होगा। खुदरा को कभी कभी थोक का विलोम मान लिया जाता है, लेकिन हिंदी के मानक रूप में थोक का विलोम फुटकर ही होगा, ना कि खुदरा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपको पता होगा काठ का मतलब होता है लकड़ी, काठ का मतलब होता है लकड़ी। और इस लोकोक्ति का हमें सही अर्थ बताना है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका क्या होगा? जब काठ का अर्थ लकड़ी होता है तो किसी भी उत्तर में डायरेक्टली लकड़ी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लकड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। काठ की हांडी जल्दी टूट जाती है, इसका अर्थ नहीं, ये नहीं होगा। कपट और धोखे का व्यवहार हमेशा नहीं रहता, यानी कि अगर हम बार बार किसी को धोखा दे रहे हैं तो ऐसा बार बार नहीं होगा कि एक व्यक्ति बार बार हमारे झांसे में आ जाएगा, एक समय के बाद वो सतर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है कपट और धोखे का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्द का विलोम कौन सा है? सर्द का विलोम होगा गर्म। शीत, शीत का मतलब होता है ठंड, ठंडा। उष्ण का मतलब क्या होता है? शीतल। उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? शीतल। उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? शीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और आई गेस अब हमारा आ गया है एक गद्यांश। गद्यांश को हम पढ़ते हैं और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। भारतीय गांवों में तालाब, भारतीय गांवों में तालाब केवल जलस्रोत के मात्र नहीं रहे, बल्कि उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है। यानी कि गांव में जो तालाब है ना, वो एकमात्र जल का स्रोत नहीं है, बल्कि वो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को भी उन्होंने प्रभावित किया है। तालाब वर्षा के जल को संचित करके न केवल पीने योग्य जल उपलब्ध कराते थे, बल्कि कृषि के लिए सिंचाई का प्रमुख साधन भी बनते थे। मतलब वो केवल पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध करा रहे, कृषि के लिए सिंचाई का प्रमुख साधन भी बन रहे तालाब। तालाबों के किनारे मेले और उत्सवों का आयोजन होता था। ग्रामीण समाज में सामूहिकता की भावना प्रबल होती थी इससे। तालाब जैविक विविधता के भी संरक्षक है, जैसे कि जो क्या कहते हैं, जो जीव, जल में रहने वाले जीव जैसे कि मछलियाँ, कछुए, अनेक प्रकार के जलीय जीव जंतु पलते हैं तालाब में। आज जब आधुनिक तकनीक और नलकूपों ने तालाबों की भूमिका को कम कर दिया है, तब भी ग्रामीण संस्कृति में तालाब का महत्व स्मृति और परंपरा के रूप में जीवित है। वास्तव में तालाब केवल जल का ही नहीं, बल्कि लोक जीवन के सुख और दुख का भी दर्पण रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम देखें, गद्यांश के अनुसार तालाब का मुख्य उपयोग कौन सा है? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। तालाब वर्षा के जल को संचित करके न केवल पीने योग्य जल उपलब्ध कराते हैं, बल्कि कृषि के सिंचाई का प्रमुख साधन भी बनते हैं। तो कृषि के लिए सिंचाई और जल का संचय, ये क्या है? तालाब का मुख्य उपयोग है। धार्मिक कार्यों के लिए नहीं, ग्राम प्रशासन के लिए नहीं, मेलों का आयोजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तालाब के किनारे किस प्रकार की गतिविधियां संपन्न होती है? तो क्या लिखा है? तालाब के किनारे मेलों और उत्सवों का आयोजन होता था। तो वाणिज्य व्यापार होता है तालाब के किनारे? नहीं। युद्ध और संघर्ष होते हैं तालाब के किनारे? नहीं। पाठशालाओं की स्थापना? नहीं, बल्कि मेलों और उत्सवों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तालाब को जैविक विविधता का संरक्षण क्यों कहा गया है? आप देखिए, जैविक विविधता, जितने भी हमारे क्या कहते हैं जलीय जीव हो गए, चाहे वो मछली हो गए, कछुए हो गए और बाकी भी जीव हो गए, वो सभी जीव जंतु कहाँ पलते हैं? तालाब में पलते हैं। तो क्योंकि इसमें अनेक जलीय जीव जंतु और मछलियाँ पनपती है, इसलिए इसे जैविक विविधता का संरक्षक भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक समय में तालाब की भूमिका कम क्यों हो गई है? आधुनिक समय में, यहाँ रहा ये हमारा, आज जब आधुनिक तकनीक और नलकूपों ने तालाब की भूमिका को कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि आधुनिक तकनीक और नलकूपों की ने उनकी तालाब की क्या ले ली है? जगह ले ली है, इसलिए तालाबों की भूमिका अब क्या हो गई है? कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये आज की हमारी इस क्लास का। गद्यांश के अनुसार तालाब को सिर्फ जल स्रोत क्यों नहीं माना जाता? क्यों नहीं माना जाता भाई?
उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है, क्योंकि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे हिंदी के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।